Welcome to IAS Marathon, and here guys we are with a new lesson. And in this particular lesson or in this particular series मैंने आपको पहले बताया कि ये सीरीज़ है आपकी, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अभी तक आए हुए हैं। यस, सो टॉपिक ये है कि इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टॉपिक, जस्टिस, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, जुडिशरी एंड पीपल। तो बस स्टार्ट करते हैं इसको। अभी से ही पहला केस लेंगे आज हम, रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। फिर उसके बाद हम लेंगे जो हमारा चंपकम दोराई रंजन। मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पर चलेंगे, ठीक है, पूरा पैटर्न सेट कर चुका था मैं आपको। पहला लेसन जाकर के देखो इस वाली सीरीज में, इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, और मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी, ठीक है। तो पहले जाना उसको अच्छे से इत्मीनान से देखो। अब यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक और पहला केस। तो यस गाइस, हियर वी आर, ये है हमारा केस नंबर 1, ठीक है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। गाइस बिलीव मी, ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल कोर्स है एवर यू वॉच ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ओके, सो गाइस प्लीज बने रहना और अच्छे से देखना इसको, मजा आएगा आपको बहुत इसको पढ़ने में, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन मटेरियल का काम करेगा आपके आंसर्स में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए ना तो आप अपने आप से जोड़ सकते हो इसको मेंस में, ठीक है, हर किसी में जोड़ सकते हैं हम, GS 1 2 3 4 एनी ऑफ द पेपर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950। तो आपने पहले तो टाइम पीरियड देखो 1950, ठीक है, 1950 का टाइम पीरियड चल रहा है यहाँ पर, और हमको यहाँ पर यही पता है कि 1950 से लेकर के अभी तक के जितने भी केसेस होंगे वो सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ 2020 तक, चिंता मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि देखो यहाँ पर था, ये बेसिकली रिलेटेड है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, ये रिलेटेड है आपका वैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस से। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये रिलेटेड है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, राइट। यस, तो बेसिकली अब स्पेसिफिकली तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है ना, जो कि देखो यहाँ पर प्रेस से रिलेटेड है, अब जो कि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। यस, द राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्यों नहीं है, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स अगर आपने कभी पढ़ी हो, कभी मौका मिला हो, अगर नहीं पढ़ी तो प्लीज़ पढ़ना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर कहा था कि मैं जरूरी नहीं समझता कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को मैं इंक्लूड करूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, क्योंकि प्रेस कौन चला रहा है, ओनर चला रहा है, एक इंसान चला रहा है, एक इंडिविजुअल चला रहा है, ठीक है। अब इंडिविजुअल कौन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब सिटीजन ऑफ इंडिया का ही जो राइट है क्या आपका फ्रीडम ऑफ जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो अपने राइट टू फ्रीडम का इस्तेमाल कर रहा है, ना कि जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस या फिर कुछ और अदर राइट। ओके, सो इन्होंने ये बेसिकली बात बताई थी। तो इसमें केस क्या हुआ, केस ये हुआ है सर कि जो रोमेश थापड़ है उन्होंने बेसिकली लैंडमार्क केस है, आपको बता दूं मैं, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस है, जब तक हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ने ले द फाउंडेशन ऑफ द ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में था, ठीक है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, क्यों, इट बिकॉज इट ले द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो रोमेश थापड़ कौन थे, आपके पिटिशनर थे, ठीक है। स्टेट ऑफ मद्रास कौन थे, आपका बेसिकली ये आपका रिस्पोंडेंट थे, ठीक है। तो दो जने होते हैं, है ना, एक तो होता है आपके पिटिशनर, दूसरा होता है रिस्पोंडेंट। तो बैकग्राउंड देखो फटाफट से, इसका बैकग्राउंड हम यहाँ पर देख लेते हैं। बैकग्राउंड ये है कि रोमेश थापड़ कौन है, ये एक प्रिंटर, पब्लिशर एंड एडिटर है, ठीक है, प्रिंटर, पब्लिशर, एडिटर है एक वीकली जर्नल का जिसका नाम है क्रॉस रोड, ठीक है। क्रॉस रोड एक वीकली जर्नल है। अब ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करता है, पब्लिश करते हैं ये अपनी बॉम्बे में पब्लिश करते हैं। अब यहाँ पर बात क्या हुई, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एक एक्ट लेकर के आई 1 मार्च को 1950 में ही, ठीक है। उन्होंने ये मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट लेकर के आई 1949 में, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने बैन इम्पोज कर दिया इनके ऊपर, ठीक है, बैन कर दिया किस पे, कि ये जो क्रॉस रोड है ना वो स्टेट के अंदर आएगा नहीं, जो बॉम्बे स्टेट है, पता है आपको, बॉम्बे उस टाइम पे स्टेट ही था, गुजरात और महाराष्ट्र अलग नहीं हुए थे, याद रखना, बॉम्बे इज ए स्टेट एट दैट टाइम। यस, सो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने ये कहा कि इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ क्रिटिकल और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स छापे हैं, व्यूज़ छापे हैं, तो इसलिए और बेसिकली मेन तो ये था, लेकिन इन्होंने क्या बेसिकली ग्राउंड दिए अपने एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए। इन्होंने कहा कि पब्लिक सेफ्टी एंड द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी का इन्होंने यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए इम्पोज किया बैन, ठीक है। यस, अब इसमें बात आती है कि अब इसके अंदर बहुत डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। अब आपको यहाँ पे वो जब बातें जानने की नहीं है कि बेसिकली कौन से सेक्शन के अंदर, बेसिकली सेक्शन 9 के अंदर लेकर के आए थे, है ना, क्या किस तरीके से, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, अगर आप लॉ नहीं पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इन्होंने ये कहा
यस आपको बता दूं पहले मैं, देखो इन्होंने ये जो हमारा मेंटेनेंस ऑफ जो मद्रास मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एक्ट है, इसके अंदर ये कहा था कि जो गवर्नमेंट, ये बेसिकली किससे ड्राइव करता है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट था, बेसिकली उसके अंदर इसको रीड किया जाता है, ठीक है ना। तो अब रोमेश थापर ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट में इनका जो जनरल बेंच का, या इन्होंने अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 32 पता है ना आपको, देखो 32 आर्टिकल के अंदर बेसिकली दो हम सेक्शन की बात करते हैं, पर 1 और 2, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 32(1) के अंदर बेसिकली ये है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाने का डायरेक्ट हक है आपको, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग कर सकती है ताकि वो जो है फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 है उसको गारंटी कर सके। ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड है सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है कि वो रिट इशू कर सकती हैं, ठीक है। तो कभी भी रिट की बात आए तो आपके सबसे पहले क्या क्लिक होना चाहिए, आर्टिकल 32 का सेक्शन 2, ठीक है। तो मैंने आपको इन्होंने ये कहा था कि इसके अंदर की प्रोहिबिशन जारी करे सुप्रीम कोर्ट, और सर्टी और आरी जारी करें, ठीक है, अगेंस्ट दी स्टेट एक्शन, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे जो बाकी के 3 रिट्स हैं, ठीक है, 2 मैंने बता दिया, 3 रिट्स कौन से, कमेंट सेक्शन में अभी बता देना, ठीक है। अभी एंड टू एंड क्या टाइप करो, ठीक है, नहीं पता तो सर्च करके करो। यस अब इन्होंने ये कहा कि जो है सर्टी और आरी प्रोहिबिशन जारी किया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ठीक। अब बात भैया पहुंच गई यहाँ तक। अब जो आर्ग्यूमेंट सुनो फटाफट से, दोनों केस पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में। अब आर्ग्यूमेंट सुनो। रोमेश थापर वही बात कह रहे थे कि स्टेट ऑफ मद्रास का ये जो ऑर्डर है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1949, ये फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बेसिकली वायलेट कर रहा है, जो किसके अंदर सेव है, हमारे अंडर आर्टिकल 19(1)(a), याद रखना अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये वाला एक्ट है जो हमें ये प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर आपको अंडर आर्टिकल 91(a) के बारे में बता दूं मैं, ये वही है जितने भी टू फ्रीडम एंड स्पीच का ये है, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अलावा बहुत सारे ए से लेकर के जी तक, ठीक है, ए से लेकर के जी तक है ये। अब इसमें बेसिकली वो था असेंबल हो सकते हो पीसफुली विदाउट आर्म्स, है ना, और आप बेसिकली फॉर्म कर सकते हो एसोसिएशन जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, फ्रीली मूव कर सकते हो थ्रू आउट द कंट्री, यस। उसके अलावा कहीं भी रह सकते हो, सेटल हो सकते हो, लाइवलीहुड अर्न कर सकते हो, है ना, प्रोफेशन कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, है ना, ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस। ये था हमारा जो आर्टिकल 19(1) था, और इसका ए पार्ट था मैंने आपको बताया सेक्शन, सॉरी जो आपका ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यस, ये इतना बता दिया। अब यहाँ पर देखना इन्होंने कहा कि तो ये हमारा आर्टिकल 13(1) का भी वायलेशन है, आर्टिकल 13(1) का भी वायलेशन है ये, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये बेसिकल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ है, तो आर्टिकल 13(1)(a) के भी खिलाफ होना चाहिए ये। अब सुनिएगा यहाँ पर स्टेट ऑफ मद्रास ने क्या कहा, ये तो थे आर्ग्यूमेंट पिटिशनर की तरफ से। स्टेट कहता है, स्टेट ऑफ मद्रास कहता है कि ये जो स्टेट वर्ड है ना, इसके अंदर ये जो स्टेट वर्ड है मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट एक्ट, ये मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एक्ट, तो इसके अंदर जो पब्लिक सेफ्टी है, उस पब्लिक सेफ्टी के अंदर सिक्योरिटी ऑफ द प्रोविंस भी एक करके आ रही है, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द प्रोविंस भी आ रही है, या फिर जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है वो भी आ रहा है, ठीक है। और इसी के अंदर जो आर्टिकल 19(2) है, आपको पता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नाम की भी कुछ चीज़ होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है अंदर आर्टिकल 19(2) वी हैव द पावर, जो स्टेट इसके अंदर डिफाइन किया है, ठीक है। स्टेट किसके अंदर डिफाइन किया है इन्होंने, स्टेट किसके अंदर डिफाइन किया है इन्होंने, आर्टिकल 12, ठीक है, आर्टिकल 12 के अंदर इन्होंने बेसिकली स्टेट को डिफाइन किया। अब इन्होंने कहा कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पर अमंग दी अदर्स थिंग द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ वर्सटाइल प्रोविंसेस, ठीक है, ये इसके अंदर सब इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है, इस स्टेट की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। अब स्टेट ऑफ मद्रास ने ये भी ऑब्जेक्ट किया टू द पिटिशनर अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द रिलीफ फॉर द फर्स्ट टाइम। सुप्रीम कोर्ट जा कैसे सकता है, ये प्रोसीजरल आस्पेक्ट ये है कि किस तरीके से पिटिशनर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चल गया। उनको पहले तो हाई कोर्ट जाना चाहिए था, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, अंदर आर्टिकल 226 के अंदर, 226 आपको पता है, हाँ मैंने आपको कई बार बताया, अंदर आर्टिकल 226 के अंदर आप है ना अपना फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। बात ये आती है, तो अब ये वाली प्रोसीजरल आस्पेक्ट है। अब यहाँ पर बेसिकली जजमेंट क्या आता है वो सुनो। अब यहाँ पर जजमेंट ये आता है सर, देखो इसमें ये कहते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, आपको मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बेसिकली इंक्लूड है, मतलब इसके अंदर इंक्लूड है जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपगेशन ऑफ आइडियाज़ एंड दैट ऑफ द फ्रीडम इज इंश्योर्ड बाय द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन एंड फ्रीडम ऑफ आइडियाज़, ये आपके बेसिकली किसके अंदर इंक्लूड है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ओके। एंड व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज ऑब्जर्व दैट, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया दैट लिबर्टी ऑफ द सर्कुलेशन इज एन असेंशियल टू दैट द फ्रीडम
एज द लिबर्टी ऑफ द पब्लिकेशन। सर्कुलेशन का राइट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको पब्लिकेशन का राइट है। यस, तो इंडीड इन्होंने ये भी सोचा कि विदाउट सर्कुलेशन द पब्लिकेशन वुड बी ऑफ लिटिल वैल्यू। अब सर्कुलेशन ही नहीं है आपका तो पब्लिकेशन का क्या फ़ायदा, ठीक है, सर्कुलेट करने से तो रोका इन्होंने बेसिकली, है ना। सो अब यहाँ पर बात आती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिकली इस ऑर्डर को क्वाश किया। इन्होंने कहा कि अंदर जो अंडर आर्टिकल 22 के अंदर, आर्टिकल 32 के अंदर बेसिकली पहुंचे थे वो यहाँ पर, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ये वायलेट कर रहा है आपका आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, ठीक है, इन्होंने ये कहा क्योंकि इसका सेक्शन 9 जो था मद्रास एक्ट का, मद्रास पब्लिक ऑर्डर एक्ट का, है ना, उस वो बेसिकली वायलेट कर रहा है आपका आर्टिकल 19, है ना। अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने कहा कि जो ये सिक्योर जो प्रोटेक्ट, देखो ये चलो ये अभी बताता हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की आप बात कर रहे हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2)। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है ना कि सिक्योरिटी के तौर पर आप क्या कर सकते हो, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को यूज कर सकते हो, है ना, आर्टिकल 92 के अंदर। हाउएवर द वर्ड यूज्ड इन द सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट आर पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो नहीं यार, पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर था बेसिकली, एक्ट के अंदर क्या लिखा, पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक ऑर्डर। तो ये थोड़ा सा इन्होंने इसको क्लैरिफाई किया कि आप समझ तो ये रहो लेकिन एक्चुअली में है ये, ठीक है। यस, अब बात करते हैं थोड़ी सी और इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट भी और बोला इसके अंदर, ध्यान से सुनो बात। ये इन्हीं स्टेटमेंट्स के तो नंबर है गाइस, इन्हीं के नंबर में आप इन्हीं के नंबर मिलेंगे आपको। देखो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि नथिंग लेस देन द एंडेंजरिंग द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट और थ्रेटनिंग इट्स ओवरथ्रो कुड जस्टिफाई कर्टेलमेंट ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। इन्होंने ये बेसिकली कहा कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा बेसिकली जो स्टेट का फाउंडेशन है उससे ज़्यादा इंडेंजरिंग नहीं है ना, कि आप बेसिकली उसको थ्रेटन करो कि आपका ये जो कर्टेल कर रहे हो उनको जस्टिफाई करो, यानी कि जो राइट है आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन को उसको जस्टिफाई करने के लिए उसको कर्टेल करो, है ना। तो ये थोड़ा सा जो मिसकंसेप्शन था इसके अंदर, ठीक है, और इनको इन्होंने क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यस, अब यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो क्वेश्चन कर दिया पहले तो ये वाला एक्ट जो था, ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि मतलब जो ये स्टेट का आर्ग्यू था प्रोसीजरल एस्पेक्ट का कि सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया डायरेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंडर आर्टिकल 32 इवन एन इंडिविजुअल एनी इंडिविजुअल कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस टाइम पे। एंड सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एंटरटेन द एप्लीकेशन सीकिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सच राइट। सुप्रीम कोर्ट मना भी नहीं कर सकता। अब इंपॉर्टेंस देखो इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है इसकी, इंपॉर्टेंस ये है इन्होंने बेसिकली देखो बात यही थी कि जो रोमेश थापड़ केस था वन ऑफ द फाइनेस्ट केस था सुप्रीम के, मैंने आपको बताया जो आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। रोमेश थापड़ केस ये वाला जो था वन ऑफ द फाइनेस्ट केस है जो अपेल करता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपेल किया। इसने फाउंडेशन ले किया किसका, जितने भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा है कि इन्होंने फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन को असेंशियल बताया। फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन इज असेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये इन्होंने कहा। तीसरा इन्होंने कहा कि लिबर्टी ऑफ द, मतलब ये हमारा इंपॉर्टेंस है, कहा नहीं लेकिन हमको इससे रिफ्लेक्ट होता है, इसका एसेंस ये है, इसका इंपॉर्टेंस है आज की हमारी लाइफ में, ठीक है। इन्होंने कहा लिबर्टी ऑफ प्रेस इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, आर्टिकल 91A के अंदर आता है वो। और ये वाला जो केस था रोमेश थापड़, इसको श्रेया सिंघल केस में भी लेकर के आए थे, ये याद हो तो, मतलब कोर्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल केस में रोमेश थापड़ जजमेंट को कोर्ट किया था। अब ये भैया किससे रिलेटेड चिंता करो, बहुत डिटेल में लेकर के आने वाला हूँ मैं। श्रेया सिंघल केस भी ये बेसिकली रिलेटेड है आपका IT एक्ट जो था सेक्शन 66A था उसका, IT एक्ट का, ठीक है। और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वाश कर दिया था, और लेकिन हम आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वो ठीक है, उसके बारे में कभी फिर डिस्कस करेंगे हम। यस, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ सर कि इसने फर्स्ट अमेंडमेंट को लेड किया, या इसी की वजह से जो है फर्स्ट अमेंडमेंट आया। बेसिकली इसके बाद जो हमारा दोहरा इंजन केस है उसने और इसने मिलकर के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेड किया, ठीक है, उनकी वजह से आया। यस, तो इसमें इन्होंने आर्टिकल 19 में क्लोज 2 बेसिकली ये यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया, ठीक है। और इसके अंदर ये लिखा कि पहला तो ये था कि सब क्लोज A, ठीक है, ऑफ क्लोज 1, आर्टिकल 19(1) का जो 1 है, ठीक है, उसका सब क्लोज A है, ठीक है। उसने क्या कहा था कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है अभी तक जो प्रिवेंट कर रहे हैं स्टेट को फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन सो फार एज सच लॉ इम्पोजेज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस सेड सब क्लोज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट।
बात यह है कि इन्होंने पहली बार तो क्लेरिफाई किया कि आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होंगे क्या, जैसे कि इन्होंने कहा कि फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट होंगे, पब्लिक ऑर्डर होगा, डिसेंसी और मोरालिटी होगी, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, और डिफेमेशन और जो इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस होता है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। अब इस अमेंडमेंट ने क्या किया, जो सब क्लोज 2 है उसको इंसर्ट किया और ये कहा कि जो कोई भी लोग जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर है, ठीक है, जो कि कमेंसमेंट होने के पहले, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले आया, याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले आया, ठीक, जो कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकेंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले आया, विच इज कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 19 एज अमेंडेड बाय द सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन शेल बी डीम टू बी वॉइड। यानी कि मान लो यही कहा इन्होंने कि जो कुछ प्रोटेक्शन जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को दी गई यहाँ पर, ठीक है, जो आर्टिकल 19A को बेसिकली कंसिस्टेंट है उसके, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो हम उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर हुई, ठीक है। तो फाइनल इंपैक्ट जान करके चलो आप, तो क्या है कि ये था कि जितना भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले, उनको इन्होंने बेसिकली कुछ प्रोटेक्शन दी, ठीक है, और जो कि बेसिकली कंसिस्टेंट है, यहाँ पर एक कंसिस्टेंट आएगा, क्योंकि जो लोग कंसिस्टेंट है बेसिकली, ठीक है, जो लोग कंसिस्टेंट है, जो लोग कंसिस्टेंट है उसको इन्होंने प्रोटेक्शन दी। यस, तो ये था हमारा पूरा केस जो था हमारा कौन सा, जो रोमेश थापर केस था, ठीक है, 1950 का केस है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2, जो कि हमारा स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराई रंजन, ठीक है। सो सेम फॉर्मेट रहेगा हमारा, पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन बैकग्राउंड, उसके बाद हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स क्या आते हैं, फिर जजमेंट्स क्या आया, उसके बाद इंपॉर्टेंस देखेंगे, फिर इंपैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। तो हम इसको और अच्छे से जो है इसको बेसिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगले लेसन में। तो काफ़ी जो है आप प्लीज़ सपोर्ट करें, हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करें, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर देना, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट करो, हम जरूर आंसर करेंगे, या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पर कमेंट करो, वहाँ पर मैसेज करो, ठीक है, हम आपको जरूर आंसर देंगे, ठीक है। स्पेसिफिक भी कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो आप कर सकते हो, ठीक है। जो अगले लेसन मिलते हैं, अगले स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।